जयतु भारतम। तो बंधुओं, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास के इस छठे व्याख्यान में, छठे लेक्चर में हम अंग्रेजों की बंगाल विजय पर बात करेंगे। उसमें भी प्लासी का युद्ध पर विशेष हमारा ध्यान होगा। उसकी आगे की चर्चाएं अगले व्याख्यानों में आपको मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रसंग जो है अंग्रेजों की बंगाल विजय। अंग्रेजों की बंगाल विजय। अब बंगाल जो आपको दिख रहा है, तो बंगाल से आज का पश्चिमी बंगाल मत समझिएगा। उस समय का बंगाल ऐसा था कि उसमें आज का बांग्लादेश, जहाँ अभी सब उठा पटक चल रहा है सब बढ़िया, तो बांग्लादेश, हमारा भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, क्योंकि झारखंड भी पहले बिहार का हिस्सा था, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र आ जाया करते थे बंगाल में। तो बंगाल उस समय 18वीं सदी की बात हम कर रहे हैं। उसी समय 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों का अधिकार बंगाल पर हुआ। तो 18वीं सदी में ये मुगल शासन के अधीन एक सूबा था। बंगाल जो है कि मुगल शासन के अधीन एक सूबा था। अब मुगल शासन के अधीन सूबा है, तो यहाँ के इस सूबे के सूबेदार कौन होंगे, कौन होगा, इसका निर्णय भी मुगल शासक ही करेंगे। तो मुगल शासक ही नियुक्त करेंगे इसके सूबेदार को। देखिएगा, अंग्रेजों की विजय बंगाल पर हुई, लेकिन उस विजय से पूर्व बंगाल की क्या स्थिति थी, इसे समझेंगे हम। 18वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में जितने सामान पूरे एशिया से जाया करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितना व्यापार किया करती थी, जितने सामान ले जाया करती थी यूरोप में, उसका 60% सामान केवल और केवल बंगाल से जाया करता था। एशिया के व्यापार का 60% सामान कहां से आयात होता था यूरोप में? बंगाल से। %60। और इन सामानों में मुख्य रूप से सोरा हुआ करता था। सोरा, तालव्य स वाला सोरा, यानी कि सोरा का मतलब आप समझ जाइए, केमिस्ट्री की भाषा में केमिकल नेम KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट ये वो पदार्थ है जिससे बारूद बनता है। उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन इससे बारूद बनता है। मुख्यतः बारूद बनाने के लिए, बारूद बनाएंगे, बम बनाएंगे, हथियार अपना बनाएंगे, गोली बारूद सब, तबे ना लड़ाई करेंगे। तो सोरा जो है ये बंगाल से जो है कि यूरोप में आयात होता था, यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था, वहाँ पे आयात कहेंगे, इंपोर्ट होता था यूरोप में। तो सोरा ले जाया करते थे, चावल ले जाया करते थे, नील ले जाया करते थे, काली मिर्च ले जाया करते थे, जो है कि सूती कपड़ा ले जाया करते थे, रेशम ले जाया करते थे, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि कई सारे कच्चे उत्पाद ये बंगाल से ले जाया करते थे। और ये व्यापार करके बंगाल को इतना मुनाफा हुआ, 1706 से लेकर 1756 तक आपको बतावें
6.5 करोड़ का चांदी इकट्ठा इन्होंने कर लिया इस व्यापार से। इन 50 सालों में 6.5 करोड़। की चांदी और 2.3 करोड़ नकद रुपया भी। ये उस समय का है, उस समय का 6.5 करोड़। आज के समय में तो पता ना कितना लाख करोड़ होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। खैर, तो बहुत समृद्ध हुआ बंगाल। और इस अवधि में शासक कौन थे बंगाल के? बंगाल के सूबेदार, दीवान, जो भी कहें, कौन थे? तो सबसे पहले 1700 से 1727 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खां जो है कि बंगाल का शासक रहा। मुर्शिद कुली खां। अब अपने समय में मुर्शिद कुली खां ने कई मुगल शासकों को देखा। जब ये आरूढ़ हुआ तो 1700 में तो औरंगजेब था। उस समय तो जो है कि केंद्रीय सत्ता बहुत मजबूत थी, इसको उतनी आज़ादी थी नहीं। एक दीवान था, दीवान की तरह ही इसकी हैसियत, जो भी प्रतिष्ठा जो भी है वो थी। लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब गया, उसके बाद तो अब जो पावर थी ना, सेंट्रल पावर, बॉस जो था वो कमज़ोर हो गया। और बॉस जब कमज़ोर होगा तो जो है कि चमचे जो है कि अपने आप को बहादुर बनेंगे, हीरो बनेंगे। तो ये भी हीरो बनने लगा। और कई शासकों को आते जाते देखा। हर साले में 1-2-3 जो है कि शासक, 1-2 शासक आ रहे हैं, जा रहे हैं। 1717 में फिर करते करते फर्रुखसियार बना था। सब आपको बताए हैं पिछले लेक्चर्स में, आपने नहीं देखा होगा तो देखिएगा। 1717 में फर्रुखसियार। फिर जो है कि उठा पटकी जो है कि सैयद बंधु अपने हिसाब से बनाते थे, राजा उतारते थे सिंहासन पर से और बिठाते थे। किंग मेकर सैयद बंधु, उनके बारे में सब चर्चा कर चुके हैं पहले। 1719 में रंगीला बनता है, वो टिकता है, 48 तक रहता है। लेकिन उसकी क्या प्रतिष्ठा रहती है आपको हम पहले ही बता चुके हैं पिछले व्याख्यानों में। मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह का आक्रमण उसी के समय हुआ और उसकी क्या दुर्दशा हुई आपको बताएं। स्वभाव से ही रंगीला था, उसको शासन प्रशासन में उतना इंटरेस्ट कुछ था नहीं। तो मुर्शिद कुली खां अब जो है कि धीरे धीरे स्वतंत्र शासक जैसा व्यवहार करने लगा। अच्छा, मुर्शिद कुली खां जब बना शासक, बंगाल का दीवान जब बना, तो इसने क्या किया? उस समय राजधानी हुआ करती थी बंगाल की ढाका। ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका, वही ढाका जहाँ पर 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था 1971 में 16 दिसंबर। तो वही ढाका उस समय राजधानी हुआ करती थी बंगाल की। तो मुर्शिद कुली खां ने इसे ढाका से बदलकर राजधानी जो है कि मुर्शिदाबाद को बना दी। मुर्शिदाबाद इसी के नाम पर, मुर्शिदाबाद है, बर्बाद नहीं। तो मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाई। शर्मा जी, मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बनाई? ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां। हाँ, तो मुर्शिदाबाद है, बर्बाद नहीं। मुर्शिदाबाद राजधानी बन गई। अब मुर्शिदाबाद राजधानी बन गई, ठीक। तो एक तो ढाका महत्वपूर्ण, दूसरा मुर्शिदाबाद महत्वपूर्ण। और कलकत्ता जो था, कलकत्ता ये अंग्रेजों को किराए पर मिला था फर्रुखसियार से। इसके बारे में हम आपको बता चुके थे, मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र के बारे में, दस्तक पास, वो सब चीज़ें। तो कलकत्ता किराए पर लिया था इन्होंने। तो कलकत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण। आज के समय में राजधानी तो यही है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। तो कलकत्ता में देखिएगा 1706 ईस्वी में कलकत्ता की जनसंख्या जो थी वह 15,000 थी, 15,000। और 1750 ईस्वी तक इसकी जनसंख्या जो है वो हो गई 1 लाख। और इसी तरह ढाका और मुर्शिदाबाद भी घनी आबादी वाले क्षेत्र बन गए।
इतनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। 44 वर्षों में 15,000 से 1 लाख, 7 गुना 8 गुना वृद्धि, 7 गुना वृद्धि। अब आज के दौर को देखें, आज जनसंख्या बहुत है भारत की, 142 करोड़, चीन को पीछे छोड़ दिया। आज से 44 साल पहले जाएं, 1980-81 में देखें तो उस समय आबादी कितनी थी भारत की? 68-69 करोड़ करीब। तो आज कितना हुआ? करीब डबल हुआ, 2 गुना हुआ आबादी। उस समय आबादी सीधे 7 गुना। तो उस समय रफ्तार बहुत तेज थी, हो अभी रफ्तार धीरे हो गई है, फिर भी इतना अधिक लग रहा है, 2 गुना ही बढ़ रहा है, लेकिन उस समय 7 गुना। और आज़ादी के समय को देखिए, 1947 में उस समय भारत की आबादी 34 करोड़। तो आज़ादी के बाद उस 47 से 80 तक आप देखें 33 साल में डबल हुआ, और फिर इधर 44 साल में डबल हुआ। तो 33 साल में उधर डबल हो गया, तो उधर भी रफ्तार तेज है, और इधर 44 साल लग गए डबल होने में, रफ्तार धीरे होते जा रहा है। इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि का। तो जनसंख्या पर कंट्रोल, नियंत्रण हो रहा है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहिए। हालांकि ठीक है, बिल तो आए। लोग बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण मानते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या अभिशाप मानते हैं। लेकिन आपको बताऊं, बहुत पहले आप चले जाइए, महाभारत के काल में चले जाइए, तो उस समय महाभारत के युद्ध में तो इतनी सेना, इतने सैनिक मारे गए थे जितनी पूरी भारत की जनसंख्या नहीं। भारत की जनसंख्या 142 करोड़, उसमें 166 करोड़ सैनिक मारे गए थे। और सोचिए जनसंख्या कितनी होगी। अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। महाभारत उठाइए, स्त्री पर्व में, महाभारत के स्त्री पर्व के 26वें अध्याय में, स्त्री पर्व में कुल 27 अध्याय हैं, जिसमें 26वें अध्याय में जो है कि वैशंपायन उवाच में देखेंगे। वैशंपायन कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पूछने पर, धृतराष्ट्र ने पूछा, किससे पूछा? युधिष्ठिर से पूछा। धृतराष्ट्र ने पूछा युधिष्ठिर से कि जितने लोग जीवित बचे हैं इस युद्ध में, उनके विषय में तो तुम जानते हो, लेकिन क्या जितने लोग मर गए हैं उनके विषय में भी जानते हो? यदि जानते हो तो परिमाणम वदस्यते, तो परिमाण बताओ, कितने लोग मरे हैं, कितने, उनकी संख्या परिमाण, उनकी परिणाम नहीं, परिमाण, संख्या कितनी, वो क्वांटिटी बताओ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। परिमाण बताते हैं, कितना बताते हैं? दशायुतानाम युतं सहस्राणि च विंशतिः, दशायुतानाम युतं सहस्राणि च विंशतिः, कोट्यः षष्टिश्च षट् चैव यास्मिन् राजन् मृधे हता। दशायुतानाम युतं सहस्राणि च विंशतिः, 1 अरब दशायुतानाम युतम, 1 अरब सहस्राणि च विंशतिः, 20,000, 1 अरब 20,000 तो पहले बाद में लगाइएगा, यहाँ पर अन्वय होता है ना, तो इधर का उधर चला जाता है। 20,000 तो बाद में लगाइएगा, पहले आइए कोट्यः षष्टिश्च षट् चैव, कोट्यः षष्टिश्च षट् चैव, षष्टिश्च यानी 60, और षट् च एव, और 6 यानी 66, कोट्यः 66 करोड़, 1 अरब 66 करोड़, और सहस्राणि च विंशतिः 20,000, 1 अरब 66 करोड़ 20,000 लोग मारे गए। अब इस पर कई सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, कहेंगे कि इतना कैसे हो सकता है जनसंख्या, इतना लोग कुरुक्षेत्र में आ कैसे गए होंगे उस मैदान में। कुरुक्षेत्र का मैदान तो 40 किलोमीटर का पूरा फैला हुआ है, 40 किलोमीटर में 1 अरब 66 करोड़ लोग कैसे युद्ध कर लेंगे, और कैसे जो है कि बाबू 18 दिन युद्ध चला था। और कुरुक्षेत्र, आज का कुरुक्षेत्र जितना मैदान दिखता है वही कुरुक्षेत्र नहीं, पूरा हरियाणा में युद्ध हुआ था, पूरा हरियाणा भर गया था। कुरुक्षेत्र मुख्य भूमि जो लाल आज भी दिखती है, वहाँ उसमें उस मुख्य भूमि पर रथी, महारथी, अतिरथी रहते थे, और पूरी सेना उनके से, कुछ उनके आगे सेना रहती थी और पूरी सेना पीछे तक रहती थी। कितने पीछे तक, कितनी अक्षौणी सेनाएं, पूरे हरियाणा भर में सेनाएं फैली हुई थी। अभी यहाँ भाई कौन महाराज जी आए थे, शिव पुराण कथा कहने, कौन आते हैं? प्रदीप मिश्रा। तो 4 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर हुआ था, वही बनारस में, यहीं पर वाराणसी में 15 लाख की भीड़ आई थी। उतने एरिया में 15 लाख लोग आ गए थे ना, न्यूज़ पर आया था कथा सुनने। वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरा हरियाणा है, आप सोचिए कितना एरिया होगा।
बस कुरुक्षेत्र का एरिया देखे 40 किलोमीटर, कैसे नहीं आ जाएंगे। और एक ही दिन में सभी तो नहीं लड़े, कितने आधे शिविर में रहते थे, आधे जो कुछ 25% रहते थे कि जो सेना थक जाएगी तो उनका स्थान हम लेंगे जाकर। दूर दूर तक शिविर लगे रहते थे, कितना कई 100 किलोमीटर के बीच में। तो 18 दिन तक युद्ध चला, 18 दिन कुछ कुछ करके हर रोज जो है कि सैनिक आते थे, मरते थे। तो वही जो महाभारत में लिखा है झूठा थोड़ा नहीं लिखा है, इसका एक अलग तरह से कैलकुलेशन कर आपको आंकड़ा कुछ दिखता होगा, 1 करोड़ कुछ लाख दिखता होगा गूगल पे कई जगह, लेकिन जो लिखा हुआ है उस कैलकुलेशन को आप हटाइए। जो युधिष्ठिर कह रहे हैं जो महाभारत में लिखा हुआ है उसकी अगर बात माने तो 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोग मरे। और अगर जो गूगल बताता है कई जगह अलग तरह से कैलकुलेशन करके लोग बताते हैं कि एक अक्षौणी का इतना मतलब इतनी अक्षौणी सेना थी तो इतने होंगे, 1 करोड़ कुछ बताते हैं, फिर भी वो भी बहुत है भैया। आज भारत की पूरी तो आर्मी का पावर ही 14 लाख एक्टिव वन फोर्स जो है वो है। और उधर अगर इसको भी माने, अगर युधिष्ठिर के बाद कोई महाभारत के बाद को आप काट दें फिर भी अगर 1.5 करोड़ देख रहे हैं तब भी बहुत है। लेकिन वो 1.5 करोड़ तो जनसंख्या आप सोचिए कि कितना होगा जब सैनिक इतने मारे जा रहे हैं। तो जनसंख्या उस समय कितना हुआ, वहाँ पर तो उस समय तो कोई बेरोजगारी की बात नहीं थी, सभी बड़े प्रसन्न थे, सुखी थे। यहाँ तक कि दुर्योधन के राज्य में भी सभी अत्यंत सुखी थे, जितने युधिष्ठिर के राज्य में नहीं सुखी थे। जब युधिष्ठिर को वनवास हो गया और दुर्योधन राज्य करने लगा तो युधिष्ठिर भेजते हैं वनेचर को कि जाकर पता करो कैसा राज्य कर रहा है। दुर्योधन बड़ा बढ़िया राज्य कर रहा था, जो है कि कहता है वनेचर की गुप्तचर वनेचर युधिष्ठिर से कि जिसको उसने छल से जीता है उस पृथ्वी को वो नीति से जीतना चाहता है। तो और नीति मार्ग से जीतने के लिए वो जो है कि सबका प्रजा का बढ़िया से पालन कर रहा है, बढ़िया से उनको सब सुख सुविधाएं दे रहा है, बढ़िया से कृषि का व्यवस्था करा दिया है, कूप तालाब सब जो है कि झील और नहर वहर का सब नहर वहर का निर्माण करा दिया है। तो कृषि सिंचाई पर जो है सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं है और सब खुश हैं, खुशहाल हैं, किसी को कोई दुख नहीं है। सभी दुर्योधन को बड़ा मानते हैं। इसलिए दुर्योधन इतना करता है कि अब 13 साल बाद वनवास काट के आएंगे तो प्रजा हमारे पक्ष में होगी, तब तक कहेगी कि नहीं यही बढ़िया है। तो बहुत और सभी बड़े सुखी थे। युधिष्ठिर के राज्य में बहुत सुखी थे, दुर्योधन के राज्य में बहुत सुखी रहे और जनसंख्या बहुत बड़ी, फिर भी सभी सुखी। आज आप देख रहे हैं हर तरफ असंतोष फैला हुआ है। हालांकि बहुत लोग बढ़िया हैं, ठीक है भैया, सरकार से संतुष्ट हैं तभी तो जो है कि बार बार वोट देकर जिता रहे हैं। इस बार हालांकि सीट बीजेपी का कम हो गया, जो है कि पता ना क्या क्या कारण थे। सबका एक पीक रहता है, पीक से फिर नीचे आना होता है, तो शायद वही हो रहा है। खैर, तो हमें लगता है कि राजीव भाई दीक्षित जी इसीलिए कहते थे कि जनसंख्या बेरोजगारी का कारण नहीं है, बेरोजगारी का कारण ये मशीनें हैं। 10 आदमी का काम एक मशीन कर दे रहा है और 9 लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। इतने मशीनों की आवश्यकता उन यूरोपियंस को थी, क्योंकि यूरोप में जनसंख्या बहुत कम थी, मैन पावर बहुत कम था, तो कम लोग में ज़्यादा काम निकालना था। तो मशीनों की ज़रूरत उन्हें समझ में आई, तो मशीनें उन्होंने बनाई। उसी को यहाँ वो लेकर आए अपने लिए और हमने नकल कर लिया, हमने सब उनका अपना लिया। अभी नववर्ष आ रहा, नववर्ष है अभी, तो नववर्ष को भी हमने जो है कि स्वीकार कर लिया, जबकि उनके वहाँ नया मौसम रहता है इस नववर्ष में, तो वो नववर्ष मनाते हैं नया। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नया नहीं, वही ठंडी का मौसम, रजाई में दुबके हुए पड़े हैं। और नया वर्ष नया क्या है, चारों तरफ खेत, तो देखिए सब कहीं हरियाली नहीं दिखेगी, सब पत्ते जो है कि कहीं फूल नहीं दिखेगा आपको वृक्ष के पत्ते मुरझाए। हम लोग का नया वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन जो है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रथमा तिथि, वो नव वर्ष है। जब खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, हरियाली, जब ना अधिक ठंडी है ना अधिक गर्मी है, मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा, तो जो है कि ऐसा मौसम, उस वो ऋतु जिसमें राम जी स्वयं रामनवमी को अवतार लेते हैं, तो वो नव वर्ष है हम लोग का। चारों तरफ खेतों में हरियाली है, फूल खिले हुए हैं,
जो है कि खिल गया जब पुण्य तुम मंजुल सुकोमल पुष्पवर बन लुब्ध मधु के हेतु मडराने लगे आने भ्रमर। वो नववर्ष है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है ये। नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्यौहार नहीं, अपना नहीं है पर अपना लिए हैं, सारी चीज़ें अपना लिए हैं। तो मशीनें बहुत बड़ा बेरोजगारी का कारण, लेकिन अब तो बहुत अंदर तक मशीनों के बिना काम ही न चले लोगों का, अब तो है ही। इसलिए APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कहा करते थे, मिसाइल मैन कहा करते थे कि नैनो टेक्नोलॉजी पर देश को फोकस करना चाहिए, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी। खैर ये सब तो बातें हैं, हम कहाँ थे। हम कहने का मतलब जनसंख्या, जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, अगर हम चाहें इसका सही यूज करें तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। हमारे पतन का ये कारण नहीं है। चाइना के पास उतना जनसंख्या था उस समय, हमारे पास जब 121 करोड़ था, उनका 136 करोड़ था, उसका उन्होंने बढ़िया से यूज किया, बहुत आगे निकल के। हम लोग यूज नहीं कर पा रहे उस मैन पावर का, उसका यूज करना चाहिए, सही यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया है। खैर हम यहाँ पर थे ना, हाँ, तो ये आबादी बहुत उस समय का अब ऐसा दृश्य, 1706 से 1750 तक ये 15,000 की आबादी 1 लाख की हुई, तो आबादी बहुत बड़ी। इस आबादी का यूज भी बढ़िया लोगों ने किया, जो है कि समृद्धि भी बहुत आई बंगाल में। मुर्शिद कुली खां 1700 से 1727 तक जो है कि शासक रहा, और 1727 में इसी का दामाद, इसकी मृत्यु के बाद इसी का दामाद जो था सुजाउद्दीन, ये सुजाउद्दीन शासक बना। 12 वर्षों तक इसने शासन किया, 1739 तक। 1739 में जब इसकी मृत्यु हो गई सुजाउद्दीन की, तो मुर्शिद कुली खां का बिटवा जो बेटा था, देखा कि दामाद जी गए, माने दामाद इसके हैं तो इसका मतलब इसके जीजा होंगे, इसके बेटे के जीजा, तो जीजा जी गए, जीजा जी। तो ये नहीं कह रहा है जीजा जी से कि जीजा, ए जीजा जी, जीजा माने फिर से जिंदा हो जा, ये नहीं कह रहा, रो नहीं रहा है मरने पर, खुश हो रहा है, मरले रहा मत जिया। तो ये जो है कि मुर्शिद कुली खां का बेटवा जो सरफराज खां था, खुश हो गया और गद्दी पर बैठ गया सरफराज खां। दामाद क्यों बना? क्योंकि सरफराज खां जो बेटा होगा उतना काबिल नहीं होगा, तभी दामाद बना होगा। तो इतना योग्य था भी नहीं, उसमें आयु भी इसकी कम होगी 1727 में, इसलिए भी नहीं बना होगा। सरफराज खां उतना योग्य था नहीं, 1 वर्ष तक भी इसने शासन नहीं किया। 1740 में इसी का जो सेनापति था, सरफराज खां का सेनापति अलीवर्दी खां ने तख्ता पलट कर दिया। सरफराज खां का खेल खत्म कर दिया और खुद बन गया नवाब। तो अलीवर्दी खां 1740 में नवाब बना और 1756 तक यही रहा, 1756 ईस्वी तक यही रहा। तो सरफराज खां को हटा दें तो ये तीनों, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां, बहुत लंबा जिनका समय चला। इनके समय में बंगाल बड़ा ही समृद्ध हुआ। आपको पहले भी बता चुके हैं, 60% व्यापार यहीं से हुआ करता था। 6.5 करोड़ की चांदी, 2.3 करोड़ रुपए जो है कि इकट्ठा इन्होंने किया। उस समय समृद्धि बड़ी आ गई बंगाल में। इसके और भी कारण थे। जहां उत्तर भारत में नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इन सब के आक्रमण हुआ करते थे, ईरान अफगान आक्रमण, और बाकी शेष भारत जो है कि जाटों के विद्रोह से ग्रस्त और मराठाओं के आक्रमणों से त्रस्त था। वहीं बंगाल में कुल मिला के शांति थी। हालांकि अलीवर्दी खां के समय में मराठाओं का आक्रमण बड़ा हुआ, इसका पूरा समय अलीवर्दी खां का मराठाओं से जूझने में निकल गया। फिर भी बंगाल में कुल मिला के शांति थी। तो शांति भी एक समृद्धि का कारण है। शांति से समृद्धि आती है। शांति इज इक्वल टू समृद्धि। इसलिए ज़्यादा खचपच नहीं करना चाहिए, शांति बना के रखना चाहिए, समृद्धि आएगी। ठीक है। तो
तीनों के समय में बड़ा समृद्ध हुआ बंगाल। अब जब इतना समृद्ध हुआ तो अंग्रेजों की नज़र में गड़ेगा नहीं? बिल्कुल गड़ेगा। और अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस भी एक बढ़ गया था, क्योंकि इससे पहले कर्नाटक वार हम आपको पढ़ा चुके हैं, जहाँ पर फ्रांसीसियों का इन्होंने दमन किया, उन्हें भगा दिया वहाँ से। और जो है कि वहाँ पर एक टेस्ट ड्राइव भी कर लिया था, 900 की फ़ौज ने 10,000 के फ़ौज को हरा दिया था। इनका कॉन्फिडेंस एकदम अपर लेवल पर, 3 युद्ध लड़े और अंततः परिणाम जो आया इनके पक्ष में आया, फ्रांसीसी वहाँ से चले गए। तो कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर लेवल तक। धीरे धीरे ये अब शासन स्थापित करना अपना चाहते थे कि हमारा अब शासन हो तो बेहतर हो। और इन्हें परिस्थिति भी बड़ी अनुकूल लगी इस समय। एक तो कॉन्फिडेंस ऊपर तक बढ़ा था, ऊपर से जो है कि अली वर्दी खां के बाद जो उत्तराधिकारी आया, अली वर्दी खां का नाती सिराज उद दौला, इसके कई सारे विरोधी थे। सिराज उद दौला के विरोधी बहुत थे। बात था ये कि अली वर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटियां थीं। इसमें सबसे जो छोटी बेटी थी अमीना बेगम का बिटवा था, लाला था सिराज, जो प्यारा था अली वर्दी खां को बहुत। तो सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित किया था अली वर्दी खां ने। सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना, राजा बना। इसका विरोध इसके अली वर्दी खां की सबसे बड़ी बेटी घसीटी बेगम ने किया। घसीटी बेगम नहीं चाहती थी कि इसका भतीजा राजा नवाब बने। इसके अलावे जो अली वर्दी खां की मझिलकी बेटी थी, मझिलकी बेटी का बेटा था शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का जागीरदार था। पूर्णिया कहाँ है? बिहार में ही है। पूर्णिया के आज के सांसद हैं पप्पू यादव। पूर्णिया का जागीरदार था। पप्पू यादव के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो अभी तो कुछ समय पहले सब कोई जान गया होगा, हम बिहारी तो जानते ही हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर कमेंट कर दिए थे और फिर अगले दिन धमकी जब आई तो फिर न्यूज़ चैनल वालों ने पूछा तो तुरंत कांपने लगे। नाम सुनते वो ये क्वेश्चन नहीं, दूसरा प्रश्न, इस पर हम कोई उत्तर नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देंगे हम। तो वही पप्पू यादव आपने देखा होगा, बड़े जो है कि कमेंट करके हाईलाइट में आ गए थे। तो पूर्णिया का जागीरदार शौकत जंग था। तो पप्पू यादव को समझ लीजिए कि शौकत जंग उस समय का पप्पू यादव था। तो इसने भी ये भी नहीं चाहता था कि सिराज जो है कि राजा नवाब बने, इसने भी विरोध किया। अब जो है कि इसके अलावे जो जगत सेठ था, जगत सेठ फतेह चंद था। फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि मिली थी। फतेह चंद बहुत बड़ा व्यापारी था। इसके पास इतना दौलत था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कर्जा देता था, मुगल शासक को भी कर्जा देता था जरूरत पड़ने। बहुत पैसा था। जैसे आज अंबानी अडानी इलेक्शन आए तो इलेक्शन में खर्चा करने के लिए पैसा दे रहे, उस तरह ये था फतेह चंद। इसको जगत सेठ की उपाधि दी गई थी मुगल शासक द्वारा। फतेह चंद के पास उस समय 8.3 लाख की संपत्ति थी और इस समय के हिसाब से वो संपत्ति $1 ट्रिलियन की है। $1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1 लाख करोड़ डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ डॉलर गुणा कर दीजिए डॉलर से तो आपको 85 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। आप देखिए क्या कहते हैं इनको, अंबानी को, उनकी संपत्ति कितनी है, नेटवर्थ 9,000 करोड़ डॉलर, इसका 1 लाख करोड़ डॉलर। वैसे 11 अंबानी इसके अंदर आ जाएंगे।
11 अंबानी मिलकर भी इतना यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अडानी 6,000 करोड़ डॉलर, यहाँ पर 16,96, 16-17 अडानी भी मिलकर इसके बराबरी नहीं आ पाएंगे। विश्व के जो सबसे अमीर आदमी एलन मस्क 43,000 करोड़ डॉलर, वैसे 2 एलन मस्क भी आ जाएं तब वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। 2.5 एलन मस्क मान लीजिए, तो इतना अमीर था, समझ लीजिए। ये नहीं चाहता था कि सिराज राजा बने, नवाब बने, फिर भी सिराज नवाब बन गया। 1-1.5 साल रहा, लेकिन रहा तो सोचिए क्या दिमाग होगा, क्या समझदारी होगी कि जगत सेठ के विरोध करने। मान लीजिए आज अंबानी न चाहे कि मोदी जी प्रधानमंत्री न बने तो क्या बन जाएंगे? सपोर्टेन अगर पूरा फाइनेंस दे दे कांग्रेस को। मान लीजिए एलन मस्क नहीं चाह रहा था कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बने अमेरिका में, तो नहीं बनी कमला हैरिस। उसने सपोर्ट किया था ट्रंप को, तो ट्रंप ही बने राष्ट्रपति, वही जीते इलेक्शन। तो एलन मस्क ने जिसको चाहा बनाना वही बना। जगत सेठ नहीं चाहता था कि सिराज बने नवाब, फिर भी सिराज बन गया। सोचिए कैसी समझदारी होगी। इतने के बाद भी लोग इसे किताबों में भी इसे नासमझ राजा कहा गया, नासमझ नवाब कहा गया। पता ना कैसा दिमाग सठियाया है लिखने वालों का और कहने वालों का। खैर, जगत सेठ तो नहीं चाहता था। इसके साथ साथ अमीचंद एक था, ये भी एक व्यापारी था। अमीचंद भी एक व्यापारी था। अमीचंद का बड़का रोल था जो अलीनगर की संधि हुई थी कलकत्ता पर। जब सिराज ने अधिकार कर लिया था, उसके बाद फिर से कलकत्ता को छुड़ाया, क्या कहते हैं, ये रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, एडमिरल वाटसन ने अपनी सेना लेकर आए मद्रास से और छुड़ाए कलकत्ता पर अधिकार की। फिर अलीनगर की संधि हुई, उसमें अमीचंद मेडिएटर था, मध्यस्थ था। और अमीचंद ने ऐसा विश्वास दिलाया था ना शांति बहाल करने के लिए। अब जो है कि संधि में था कि बहुत सारी शर्तों को मानना पड़ा, उसके बाद भी एक था कि अब शांति, दोनों पक्षों में शांति, उसके भी हम चर्चा करेंगे आगे क्या क्या संधि में थी प्रस्ताव। दोनों पक्षों में शांति बनी रहेगी। अमीचंद जा कह रहा कि अंग्रेज अधिकारी ने ब्राह्मण का पैर छू के ये वचन दिया है कि हम कबो अब आक्रमण नहीं करेंगे। क्लाइव ने ब्राह्मण का पैर छू के, और ब्राह्मण का पैर छू के मैंने अब 40 साल में उनके संरक्षण में रहा हूँ, अमीचंद कहता, उनके प्रोटेक्शन में रहा हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि ब्राह्मण का पैर छूकर वचन देने के बाद भी, कहने के बाद भी वो कभी मुकर जाए। और ऐसा जो करता है अपने वादे से मुकर जाता है तो ब्रिटेन में तो वहाँ पर लोग उसके ऊपर थूकते हैं। तो क्लाइव अपने ऊपर थूकवाना पसंद थोड़े नहीं करेगा, वो एकदम सच कह रहा है, आप मान जाइए। और सिराज भी मान गया, क्योंकि उस समय खबर आ गई थी कि अफगान आक्रमण, अफदाली आ रहा है। इसे लगा पहले अफदाली से निपट लें, यहाँ पर पहले शांति बनाए रखें, यहाँ बने अफदाली से निपट। अफदाली इसको बड़का लग रहा था, 30 मरखा, जबकि सबसे बड़का तो यहाँ पर था अंग्रेजवा सब। तो इन सबको छोड़ के जो है कि अफदाली का सोचने लगा। खैर, तो अमीचंद ये भी एक बहुत बड़ा व्यापारी था और मध्यस्थ भी था अलीनगर की संधि में। खैर, आगे हम देखें, अमीचंद के अलावे का ये क्या नाम था हो इसका, राजबल्लभ। राजबल्लभ जो था, ढाका का जो नीचे आ रहा है ना भैया, कट नहीं रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो राजबल्लभ जो था ये वैद्य था और ढाका का दीवान भी था। राजबल्लभ, ढाका बताएं पहले राजधानी हुआ करती थी बंगाल की, मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद बनाया था। तो राजबल्लभ जो है कि ढाका का दीवान, वैद्य भी था। इसने भी विरोध किया सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार का। राजबल्लभ के अलावे राय दुर्लभ एक सेना नायक था इसी की सेना में, और मीर जाफर जो गद्दार, ये भी बहुत बड़ा सेना नायक, सेनापति। तो इन दोनों ने भी विरोध किया। इधर का कहीं कट रहा है शर्मा जी, देखिएगा आ रहा है ना। हाँ, तो मीर जाफर, इसने भी विरोध किया। राय दुर्लभ, मीर जाफर तो खैर गद्दार था ही, आगे देखेंगे।
तो ये राजा बने ऐसा ना घसीटी बेगम चाहती थी, ना शौकत जंग चाहता था, ना जगत सेठ चाहता था, ना अमीचंद चाहता था, ना राजवल्लभ चाहता था, ना राय दुर्लभ चाहता था, ना मीर जाफर चाहता था, फिर भी नवाब बन गया सिराजुद्दौला। और फिर भी आप कहते हैं कि नासमझ नवाब था। कैसे हो गया हो? और इसके बाद देखिए क्या क्या खुराफात कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले तो बैठा गद्दी पर तो देखा शौकत जंगवा हमारा वैसे तो कहने को भाई है, वो जो है कि अब हमारा विरोध कर रहा है, अब इसको सबक सिखा रहे हैं। मई 1756 में शौकत जंग पर आक्रमण करने चला गया पूर्णिया, और मई 1756 में गया। अब एक किला को, राजमहल को घेरा ही था, तब तक खबर आया कि अंग्रेजवा सब कुराफात कर रहा है कलकत्ता में। कहाँ कुराफात कर रहा है? मना किया था सिराजुद्दौला कि किले बंदी मत करो कलकत्ता का। कलकत्ता जिसको किराए पर फर्रुख सियाह से लिया था, महाधिकार पत्र में कई सारे अधिकार मिले थे, उसमें से ये भी एक था। तो कलकत्ता किला बंदी कर रहा है, मना किया था किला बंदी मत करो। किला बंदी अगर कर देगा तो एक तरह से उन लोग का एक राज्य हो गया। वो उसके अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। उसके अंदर अपनी सेना रख रहे हैं, उसके अंदर अपना गोला बारूद हथियार सब तैयार कर रहे हैं, क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या सब कर रहे हैं, उनका एक राज्य हो गया, फोर्टिफाइड हो गया। उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, और जो है क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं जो है। तो विरोध इसने किया, इसने मना किया कि नहीं, किलाबंदी नहीं करनी है सिराज ने कलकत्ता की। फोर्ट विलियम जो था, विलियम किला, हालांकि किलाबंदी तो बहुत पहले कर लिया था इन्होंने, खैर उसका मरम्मत करा रहे थे और उसको बड़ा कर रहे थे। मना किया था कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये करने लगे। इसने फ्रांसीसियों को भी मना किया। फ्रांसीसी चंद्रनगर में थे, बंगाल में ही चंद्रनगर, और कलकत्ता में अंग्रेज रहते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसी चंद्रनगर में। तो फ्रांसीसियों को मना किया तो फ्रांसीसी मान, तो अंग्रेज नहीं माने। अब जो है कि सिराज का ईगो हर्ट हो गया, जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट हो गया कि हमारी बात को नहीं माना। तो जयकांत सिकरे वापस लौट के आ गया, यहाँ पर अभी आक्रमण नहीं किया पूर्णिया में, और वापस आ गया। और जैसे वापस आ रहा, एक बात और इसे पता चला कि जो राजवल्लभ है, राजवल्लभ, इसका एक बेटा जो है कृष्णदास, वो इसका सरकारी खजाना लूट के भागा है, और उसको शरण दिया है अंग्रेजों ने अपने किले के अंदर। किले का मरम्मत करा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसके अंदर राजवल्लभ के बेटे कृष्णदास को शरण दिया है, जो सरकारी खजाना हमारा लूट के भागा है। हाँ, इतनी हिम्मत। और ऊपर से अपने अधिकार क्षेत्र में जो कलकत्ता है, उस क्षेत्र में भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल वसूल रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। नहीं तो हमारी संप्रभुता के विरुद्ध है भाई, हमारे राज्य में जो है कि ऐसा कर रहा है। और ऊपर से जो है कि मैग्ना कार्टा का, दस्तक पास का दुरुपयोग कर रहे हैं। शुरू से कर रहे थे और सबने विरोध किया था, जो है कि मुर्शिद कुली खान ने भी, और जो है कि अलीवर्दी खान ने भी, शुजाउद्दीन ने भी, सबने, कोई नहीं माना था और बहुत प्रतिबंध लगा के रखा था कि मुगल शासक ने कह दिया तो क्या हो गया, हमारा क्षेत्र है, हमारा संप्रभु क्षेत्र है, हम नहीं मानेंगे। क्योंकि हमने बताया कि स्वतंत्र शासक जी सा व्यवहार इन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि अब सेंट्रल पावर कमजोर हो गया था। तो सिराज भी नहीं माना, सिराज ने भी कहा कि मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, दस्तक पास का दुरुपयोग नहीं करना है। दस्तक पास का दुरुपयोग कैसे करते थे हम आपको पहले बता चुके हैं, सब पिछला लेक्चर देखिएगा। तो ये सारी बातें प्रतिबंध लगाई थी सिराज ने, लेकिन ये जो है कि अंग्रेज नहीं माने, सब काम करना शुरू किया। अब तो इसका दिमाग खराब हो गया, आया तुरंते, और जो है कि कासिम बाजार पर पहले आक्रमण किया, पूर्णिया से वापस लौट आया बिना अधिकार किए ही, कहा कि बाद में देख लेंगे शौकत जंग को। पहले कासिम बाजार पर अधिकार किया आक्रमण करके, और फिर कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया 20 जून 1956, 20 जून 1900 कर रहे हैं 1756, 20 जून 1700, कहीं और नहीं लिखे 1956 है, ठीक है, 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, कलकत्ता का फोर्ट विलियम पर जो है कि आक्रमण कर दिया, इस पर अधिकार कर लिया। और यहीं पर वो जो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो आपको सुनाई देती है, ब्लैक होल त्रासदी, तो उसमें एक 14/18 के 14/18 फीट का एक कोठरी में, छोटे से कोठरी में उसने 146 अंग्रेजों को ठूस दिया। अब सोचिए कैसे एक रूम में, वो कोठरी में 14/18 का, हम लोग जनरली रूम होता है 10 बाई 10 का,
14 या 18 के रूम में, कोठरी में 146 सैनिकों को कैसे ठूसा होगा। और एक दिन बाद जब जो है कि निकले उसमें से जब, तो 123 मर चुके थे, बस 23 ही जिंदा बचे थे। तो इतनी प्रताड़ना, इतना कड़ा व्यवहार, सुलूक। तो फोर्ट विलियम पर अधिकार किया और ब्लैक होल ट्रेजेडी आप सभी जानते हैं इसके बारे में। और बाकी जो भी बचे थे सब भाग गए यहाँ से और जाके क्या कहते हैं, फुल्टा द्वीप पे इन्होंने शरण लिया। फुल्टा द्वीप ये कौन, ये मत समझिएगा कि सागर के अंदर द्वीप कौन है, हुगली नदी जो है उसी पर एक द्वीप है छोटा सा, फुल्टा द्वीप, हुगली नदी जो है। तो फुल्टा द्वीप में भाग के इन्होंने शरण लिया। अब ये खबर जैसे ही मद्रास पहुंची, जहां पर अंग्रेज एकदम अपने फॉर्म में है, वहां पर रॉबर्ट क्लाइव है, एडमिरल वाटसन है, जैसे ही मद्रास ये खबर पहुंची कि कलकत्ता से अंग्रेजों का निष्कासन हो गया, निष्कासित हो गए अंग्रेज, वैसे इनमें जोश जगा और एडमिरल वाटसन तथा कर्नल क्लाइव दोनों आ गए फुल्टा द्वीप और यहां से तैयारी करने लगे पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर। अब इस बीच में जून में तो यहां पर अधिकार कर लिया और वापस जाके पूर्णिया में जो अधूरा काम छोड़ा था अक्टूबर में जाकर उसको पूरा कर लिया और अक्टूबर में फिर जो है कि पूर्णिया पर अधिकार कर लिया। शर्मा जी टाइम कितना हुआ है? अक्टूबर 1756, टाइम बताइए ना। 5:09। अरे बाप रे। तो अक्टूबर 1756 में पूर्णिया पर अधिकार कर लिया और इधर रणनीति बना रहे थे एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, कि हम फिर से कलकत्ता पर कैसे अधिकार करें। एडमिरल वाटसन, एडमिरल नेवी का आज के समय में तो देखा जाता है नेवी चीफ का पोस्ट है, नेवी चीफ को एडमिरल कहा जाता है। एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव ये सेना अपनी लेकर आए वहां से बड़का, हालांकि उतना भी बड़ा नहीं था फिर भी, कर्नल क्लाइव और एडमिरल वाटसन। अब देखिए ये हायरार्की ऐसी होती है, आर्मी में आप सबसे पहले ऑफिसर बनते हैं तो लेफ्टिनेंट बनते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं। फिर उसके बाद प्रमोशन होता है तो कैप्टन बनते हैं, फिर मेजर बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, लेफ्टिनेंट कॉलोनल लिखा जाता है। तो फिर उसके बाद कर्नल बनते हैं, जिसको हिंदी में कर्नल लिखा जाता है। कर्नल के बाद आप जो है कि ब्रिगेडियर बनते हैं, ब्रिगेडियर। उसके बाद मेजर जनरल, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल और तब जनरल, यानी आर्मी चीफ, आर्मी के चीफ। और नेवी में क्या होता है कि लेफ्टिनेंट के इक्वल, नेवी में सब लेफ्टिनेंट होते हैं, नेवी का सब लेफ्टिनेंट के इक्वल होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और आर्मी का कैप्टन के इक्वल नेवी में लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। फिर मेजर के इक्वल यहाँ का लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर बोलते हैं, आर्मी में मेजर बोलते हैं और नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर बोलते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ पर कमांडर है, कमांडर, एक मिनट गलत नहीं ना हो रहा है, सब लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है। एक पोस्ट छूट रहा है, सब लेफ्टिनेंट कमांडर और कमांडर। फिर आता है कर्नल के लिए क्या होता है वो, कमांडर आता है, चलिए कमांडर आता है। फिर कमोडोर आता है, कमोडोर, ब्रिगेडियर के लिए कमोडोर आता है, कर्नल के इक्विवेलेंट याद नहीं आ रहा है, तो कमोडोर आता है। और फिर मेजर जनरल जो आर्मी में होते हैं, इनके इक्विवेलेंट नेवी में रियर एडमिरल होते हैं, रियर एडमिरल। और लेफ्टिनेंट जनरल के इक्वल वाइस एडमिरल। और जनरल के इक्विवेलेंट एडमिरल होते हैं, एडमिरल। तो आर्मी चीफ इधर जनरल और इधर नेवी चीफ एडमिरल। तो एडमिरल वाटसन नेवी चीफ मान लीजिए उस समय, और कर्नल क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव
कंपनी बहादुर। तो कर्नल क्लाइव और एडमिरल वाटसन दोनों जो है कि मद्रास से आए यहाँ पर। अरे हाँ, याद आ गया, जो है कि कर्नल को कैप्टन बोला जाता है नेवी में। आर्मी का कर्नल और नेवी का कैप्टन दोनों इक्विवेलेंट हैं, बराबर है। आर्मी में कर्नल चाहे नेवी में कैप्टन, दोनों बराबर है। तो ये जो है कि एडमिरल और कर्नल क्लाइव, एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव मद्रास से पहुंचे फुल्टा द्वीप, वहां पर अपना योजना बनाया कलकत्ता पर अधिकार करने का। और जनवरी 1757 में, जनवरी 1757 में, अब देखिए इधर अक्टूबर में पूर्णिया पर अधिकार कर लिया था, उससे पहले जून में कासिम बाजार कलकत्ता सब पर अधिकार कर लिया था। जब इतना मुगल शासक ने देखा कि इतना भैया सिराज इतना कम आयु में इतना जल्दी इतने विरोधों के बाद इतने लड़ाइयाँ लड़कर अंग्रेजों से भी जीत गया, अंग्रेजों की जिनकी फौज इतनी ताकतवर है उनसे भी जीत गया, तो बड़ा इसका मतलब काबिल है। तो मुगल शासक देखकर हैरान हो गया और उसने जो है कि फरमान जारी कर दिया इसके नियुक्ति का सूबेदार कि हम भी अब स्वीकार कर लिए। मुगल शासन ने भी आपको जो है कि बंगाल का सूबेदार स्वीकार कर लिया है, आप आराम से शासन करिए। तो जो है कि मुगल शासक का भी जो है कि फरमान इसको प्राप्त हो चुका था। इतने विरोधों के बावजूद जगत सेठ ये विरोध कर रहा था, जो मुगल शासक को ही कर जा देता था, फिर भी मुगल फरमान आ गया था। सोचिए कितना काबिल था। तो अब तो पूरा खुश था, निहाल था। अक्टूबर तक सब अपना काम कर लिया, अपने सभी विरोधियों का दमन कर लिया अक्टूबर तक, अक्टूबर 1756 तक। अब वो आराम से एकदम मौज में था। तब तक इधर जनवरी में शांति से था, इधर अपना प्लान ये सब कर रहा था। जनवरी 1757 में नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना के अंदर 1757 में आक्रमण किया एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव ने, और जो है कि कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और संधि हुई उस समय अलीनगर की संधि। अलीनगर क्या है भैया? कलकत्ता के बीच अलीनगर की संधि कहाँ से आ गई? फरवरी 1757 में, फरवरी 1 महीना बाद जनवरी में अधिकार किया, फिर फरवरी में जो है कि अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर क्या है? कलकत्ता का ही नाम अलीनगर है। जब कलकत्ता पर अधिकार किया किसने? सिराजुद्दौला ने, तो उसने कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर दिया था। ये कुछ समय के लिए ही हुआ। जून में अधिकार किया था, तो जून से जनवरी 7-8 महीने के लिए जो है कि अलीनगर नाम था। उसके बाद फिर इनका जब अधिकार हुआ तो फिर ये कलकत्ता बन गया। तो अलीनगर चूंकि उस समय नाम था, इसलिए संधि जो हुई उसको अलीनगर की संधि ही कहा जाता है। कलकत्ता का नाम उस समय अलीनगर था। अलीनगर नाम कब पड़ा? जब जून 1756 में सिराजुद्दौला ने उस पर अधिकार किया, तो कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर दिया। तो अलीनगर की संधि हुई। इस संधि में मध्यस्थ कौन था हम आपको बता चुके हैं, अमीचंद। तो इसमें क्या क्या कहा गया कि भैया जो फर्रुख सियार ने जो दस्तक पास हमको जारी किया था, मुक्त निःशुल्क व्यापार, बस वार्षिक 3000 रुपया देकर जो है कि हम निःशुल्क, कोई टैक्स नहीं लगेगा हम पर, जो व्यापार हम करेंगे वो हमको जो है कि छूट फिर से मिलनी चाहिए। जो हमें मुगल फरमान जो मिला था, जो दस्तक पास जो मिला था, जो महाधिकार पत्र मिला था, उसके अनुसार जो भी उसमें बताए गए थे नियम, हम अब निःशुल्क व्यापार करेंगे, आप राजी हो जाइए। राजी हो गए सिराजुद्दौला। तो एक तो ये पहला कंडीशन। दूसरा, हमें कलकत्ता पर अधिकार करने में जितना खर्चा हुआ है, जितनी क्षति हुई है वापस कलकत्ता पर अधिकार करने में, उस क्षति की पूर्ति आप करेंगे, हर्जाना भरेंगे, हर्जाना भरें। तीसरा जो है कि कलकत्ता में सिक्के ढालने की अनुमति हमें मिले। आपको हम बता चुके थे पहले, सिक्का जो उस समय मिंट, जो टकसाल हुआ करता था, टकसाल का मतलब साहब को बता चुके हैं, लेक्चर ले चुके हैं हम। तो टकसाल वो सरकारी फैक्ट्री, सरकारी कारखाना जिसमें सिक्के बनाए जाते हैं। तो हमको 4 जगह टकसाल बता चुके हैं भारत में। एक नोएडा, एक आपका मुंबई, एक जो है कि आपका हैदराबाद, और एक जो है कि आपका कोलकाता। सबसे पहले 1672 में अंग्रेजों ने बॉम्बे में टकसाल शुरू किया था। आपको हम सब साइन उन्हें बताए थे कि जिस सिक्का के नीचे आपको जो है कि ये क्या कहते हैं, डॉट दिखे,
सिक्का में ऊपर रुपया लिखा रहा था, उसके नीचे एक डॉट का साइन, वर्ष जो यहाँ पर जैसे 2003 लिखा है, 2003 के नीचे इसे डॉट साइन बना है। तो जिस सिक्के के नीचे, वर्ष के नीचे आपको डॉट साइन दिखे, समझ जाइए कि वो सिक्का जो है कि आपका ये कहाँ क्या कहते हैं इसको, नोएडा के टकसाल से बन के आया है, नोएडा के टकसाल से बन के आया है। और जिस सिक्के के नीचे आपको डायमंड दिख जाए, डायमंड का निशान वर्ष के नीचे, वर्ष यहाँ पर दिया हो 1996 और इसके नीचे आपको डायमंड दिख जाए, तो समझिए कि ये सिक्का मुंबई से बन के आया है। जिस सिक्के के नीचे जो है कि स्टार, तारा दिख जाए, तारा दिख जाए, वर्ष ऊपर कुछ लिखा हो, समझिए कि आपका हैदराबाद के टकसाल से बन के आया है। और जिस सिक्के के नीचे आपको जो है कि क्या कहते हैं इसको, अरे कुछ ना दिखे, कुछ ना दिखे, कुछ हो ही ना, बस वर्ष लिखा हो 2004 लिखा हो, इसके नीचे कुछ ना हो, नीचे होगा थोड़ा दो, हाँ कुछ ना हो, तो समझिए कि ये बंगाल के कोलकाता के टकसाल से बन के आया है। तो 1672 में तो जो है कि ये मुंबई वाला शुरू कर दिया था टकसाल अंग्रेजों ने 1672 में। अब कोलकाता में भी टकसाल शुरू करना चाहते थे, कोलकाता में भी सिक्के ढालने की अनुमति पाना चाहते थे, तो ये अनुमति इन्हें मिल गई अलीनगर की संधि में। तो अब जो है कि कोलकाता में भी सिक्के ये ढालेंगे जिसके नीचे कोई निशान ना हो। खैर, तो अलीनगर की संधि में ये सारी चीज़ें हुई। अब जो है कि इसके बाद क्या बच जाता है हो, हाँ, और जो है कि सबसे बड़ी बात कि भविष्य में हम शांति बनाए रखेंगे, भविष्य में शांति बनाए रखेंगे, अब लड़ाई नहीं करेंगे, इस पर सहमति हुई थी। तो लेकिन इन्होंने सहमति तो की, भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा तो किया, लेकिन खुद वादा तोड़ दिया। यमी चंदवा बोला था कि ब्राह्मण का पैर छू के, और तोड़ेगा वादा तो लोग थूकेंगे ब्रिटेन में। लेकिन एक ही महीना में ये सब वादा तोड़ दिया। और मार्च में जो चंद्रनगर, जहाँ फ्रांसीसी रहते थे, जिनको संरक्षण प्राप्त था बंगाल के नवाब का, सिराजुद्दौला का, फ्रांसीसियों के क्षेत्र में चंद्रनगर में इन्होंने आक्रमण किया और चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया, फ्रांसीसियों को वहां से भगा दिया। तो खुद इन्होंने इस संधि तोड़ी मार्च में। और फिर सबसे बड़ा जो है कि इन्होंने षड्यंत्र जो किया, प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में, अच्छा, हम आपको जो बताए थे पूर्णिया पर जो अधिकार किया था, पूर्णिया पर जो अधिकार, इसमें कौन सी लड़ाई लड़ी थी? युद्ध था मनिहारी का युद्ध, मनिहारी का युद्ध। पूर्णिया पर अधिकार जो शौकत जंग को परास्त किया था, वो मनिहारी के युद्ध में परास्त किया था। मनिहारी एक जगह है, मनिहारी कटिहार में एक जगह है, पूर्णिया कटिहार में। आप अगर 1963 में एक फिल्म आई थी, बंदिनी फिल्म, अशोक कुमार, धर्मेंद्र और नूतन की फिल्म। अशोक कुमार को अगर आप नहीं जानते होंगे तो रामानंद सागर जी के जो रामायण है, रामायण का पहला एपिसोड देखेंगे, शुरुआत में जो महात्म्य बताते हैं रामायण का, वही अशोक कुमार जी। तो उनकी फिल्म 1963 में, और धर्मेंद्र भी थे उसमें, और नूतन। तो जो है कि बंदिनी फिल्म आई थी, तो बंदिनी फिल्म के अधिकांश जो है कि शूटिंग जो हुए थे, शूटिंग साइट, वो मनिहारी में ही हुए थे, मनिहारी में ही। जो गंगा नदी का तट दिखाता है, नदी का तट किनारे जो दिखाता है उस फिल्म में, वही मनिहारी में ही जो नदी का तट है वही रहता है। और जो मनिहारी का जो तट था, नदी का तट, उसको आपको बतावें हम कि 1971 में लड़ाई जो हुई बांग्लादेश को, जिसमें आज़ादी मिली पाकिस्तान से, जो लड़ाई हुई इंडो पाक वार 1971, उसमें इस मनिहारी तट को जो है कि एक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था और इसका प्रयोग किया गया था उस युद्ध में। स्टीमर से जो है कि, स्टीमर बोट से जो है कि सामान थोड़े थोड़े करके आते थे, जाते थे, और एक छोटे सा बंदरगाह के रूप में इसको जो है कि विकसित उस समय किया गया था। मनिहारी बिहार में है, पूर्णिया कटिहार। आज का हालांकि आज जो है कि इसका ह्रास हो गया है, उतना कुछ है नहीं यहाँ, लेकिन उस समय बहुत वैल्यू थी इसकी।
तो स्टीमर, और वो स्टीमर चलती थी, रेलवे चलाती थी, और जिस तरह रेलवे में टीटी टिकट काटता है उस तरह स्टीमर में भी टीटी जो है कि रहता था टिकट काटने के लिए, और इससे लोग सफ़र किया करते थे। बहुत प्रसिद्ध था मनिहारी पहले। तो उसी मनिहारी के युद्ध में जो है कि पुंगनिया पर अधिकार किया था। और इधर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें रॉबर्ट क्लाइव, जो कर्नल क्लाइव है, और जो एडमिरल वाटसन है, ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजी फौज का। और इधर था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के कई सेना नायक थे। इसकी पूरी सेना का जो स्ट्रेंथ था, जो क्षमता थी, वो 50,000 सेना फौज थी। सिराजुद्दौला के पास 50,000 फौज, अंग्रेजों के पास बस 3200 की फौज थी, 3200 सिपाही थे। और ये 50,000, ये 3200, फिर भी जीत गए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस पहले से था कि उधर 900 लेकर हम 10,000 पर हावी पड़े, 900 की फौज से 10,000 की फौज को हरा दिए। इधर भी हरा सकते थे, लेकिन फिर भी मुश्किल था। ये देखकर इन्होंने भेद नीति का प्रयोग किया, जो 4 नीतियाँ, साम दाम दंड भेद। साम, पहले प्रशंसा करके सामने वाले की अगर काम निकल जाए तो, और उससे काम नहीं बनता तो दाम लोभ दो उसको, उससे नहीं बनता तो भय दिखाओ, दंड सिद्धांत, अगर उससे भी काम नहीं बनता तो भेद यानी फूट डालो, राज करो। भेद नीति का प्रयोग किया। और जो मीर जाफर था, जो राय दुर्लभ था, इन सेना नायकों को अपने पक्ष में कर लिया। मीर जाफर को जो है कि विश्वास दिया कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे बंगाल का। और उस समय ऐसा था कि जो सेना हुआ करती थी, सेना की टुकड़ी, वो राजा के प्रति लॉयल नहीं हुआ करती थी, निष्ठावान नहीं रहती थी, वो अपने सेना नायकों के प्रति निष्ठावान रहती थी। जैसे एक राजा है, उसकी 1 लाख की फौज है, तो 10 सेना नायक होंगे, और हर एक सेना नायक के पास 10-10 हज़ार की फौज होगी। और उन 10,000 फौजों की ट्रेनिंग वो सेना नायक डिसाइड करेगा, कैसी ट्रेनिंग होगी, कैसा क्या होगा इनका, सब चीज़ वो सेना नायक के अंडर में होगा। और एक सेना नायक की फौज जो है और दूसरे सेना नायक की फौज जो है, दोनों की ट्रेनिंग में भी अंतर, हर चीज़ में अंतर, अलग अलग इनका पूरा रहता है, यूनिफॉर्मिटी कोई नहीं रहती थी। और केवल ये अपने सेना नायक के प्रति ही लॉयल रहते थे। और ये सेना नायक अपना रखते थे कि हाँ तुम 10,000 की फौज को संभालो, इनको जो है कि इतने पैसे दे देते थे कि इतना जो है कि आप इससे अपना सब काम निकालो, अपना सब संचालन अपना करो सेना का। तो मतलब हो गया कि ठीका के भाड़े के टट्टू उस हिसाब से। तो अब सेना नायक के प्रति वो निष्ठावान थी सेना। तो सेना नायक ने समर्थन नहीं किया, सेना नायक नहीं लड़ा इन वक्त पे, जाके लड़ने गया सेना को लेकर, लेकिन वो लड़ा ही नहीं युद्ध में। तो सेना भी नहीं लड़ी, उसको राजा से क्या मतलब, नवाब से क्या मतलब, वो तो मीर जाफर को जानता है, वो तो राय दुर्लभ को जानता है। तो जो है कि इधर राय दुर्लभ और मीर जाफर जो बताएं, इसके अलावा और भी कुछ सेना नायक थे। मीर जाफर मेन था, मुख्य था। तो ये नहीं लड़े। अब जैसे ही पता चला सिराजुद्दौला को कि मीर जाफर गद्दारी कर रहा है, ये भाग गया, भाग कर मुर्शिदाबाद आया। मुर्शिदाबाद आकर अपनी पत्नी को वहाँ से लिया, अपनी बीवी को लिया, अपनी बेगम को लिया, और भाग गया पटना। सिराज भाग गया पटना। पटना तो भागा, लेकिन पटना में भी चैन से इसको रहने नहीं दिया। मीर जाफर का जो बेटा था वो पटना पहुँच गया, और उसकी हत्या एक दिन कर दी बाद में सिराजुद्दौला की। और फिर निष्कंटक हो गए। फिर जो है कि मीर जाफर राजा बना, नवाब बना। तो यहीं तक रहने देते हैं चर्चा, बाकी आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो भारतस्य संस्कृतिः, जय श्री राम।